Welcome to the class बच्चों, and today we are back with the next lecture, that is the lecture number 15 from the chapter electrostatics, and the topic we are going to start today is application of Gauss theorem. Application of Gauss theorem आज हम start कर रहे हैं और application of Gauss theorem में खुद 5 different topics हैं, 5 अलग-अलग topics हैं, जिनमें से पहले 2 topics आज हमें इस lecture में complete कर लेने हैं. So the first topic, the first application of the Gauss theorem that we are going to start today is proof of Coulomb's law. Proof of Coulomb's law. ये हमारा पहला एप्लीकेशन होने वाला है गॉस थ्योरम का, जो हमें आज स्टार्ट करके अभी कंप्लीट कर लेना है. तो हाउ कैन वी यूज गॉस थ्योरम टू प्रूव कूलम्स लॉ? गॉस थ्योरम को यूज करके कूलम्स लॉ कैसे प्रूव कर सकते हैं, चलो देखते हैं. पहले कूलम्स लॉ याद दिला दूं आपको. कूलम्स लॉ इज फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, याद है ना? इट इज फॉर 2 पॉइंट चार्जेस. सपोज 2 पॉइंट चार्जेस रखे हैं Q1 एंड Q2 एंड दे आर एट रेस्ट and the distance between them is r, and suppose they both are positive charges, they both are like charges, then they will repel each other with a force which is directly proportional to product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to square of the distance between them. और constant of proportionality आ जाता है यहाँ पर k, and if the medium is free space we can write 1 upon 4 pi epsilon naught. k की जगह पर आप 1 upon 4 pi epsilon naught लिख सकते हैं. ये कूलम्स लॉ है. and the force acts along the line joining the two charges. The force acts along the line joining the two charges. अब अगर मैं इन दोनों चार्जेस को Q1 और Q2 की जगह Q और Q नॉट मान लूं, तो मेरे एक्सप्रेशन में भी इस तरीके से Q और Q नॉट आ जाएगा. That is what we are going to do today. आज हमें यही कुछ इस तरीके से कर लेना है. दोनों चार्जेस Q1 और Q2 की जगह Q एंड Q नॉट मानकर चलना है. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. तो आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में कोई भी टॉपिक अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहला काम होता है एक गॉसियन सरफेस बना लेना जो सिमेट्रिकली किसी चार्ज को एनक्लोज करेगा. उसके बाद उस सरफेस पर P पॉइंट मार्क करेंगे कहीं ना कहीं. P पॉइंट के चारों तरफ एक छोटा सा एरिया ds और उसका वेक्टर डायरेक्शन मार्क करना होगा. और P पॉइंट पर ही जो चार्ज एनक्लोज हुआ है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो आपको चेक करना होता है. देन इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर ds, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है वो ढूंढने के बाद वी विल बी एबल टू अप्लाई गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम फिर हम अप्लाई कर पाएंगे. ये सब लास्ट लेक्चर में आपको मैंने अच्छे से समझाया था. लास्ट लेक्चर मींस इट वाज डन इन लेक्चर नंबर 13 आई थिंक. अगर आपने वो चीजें ध्यान से देखी हैं जिसमें हमने प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, गॉस थ्योरम का प्रूफ करा था, वहां पर ये चीजें आपने देखी हैं तो वेल एंड गुड, आपको आज कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है. लेकिन अगर आपने लेक्चर नंबर 13 नहीं करा है तो अभी आप YouTube के ऊपर सर्च बार में टाइप कर लें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ और आगे फिजिक्स सीखो लिख दीजिए और पहले उस लेक्चर को देख लें एक बार. देन आज आपको जो चीजें होने वाली हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी डायग्रामेटिकली. डायग्राम में जो चीजें हैं हो सकता है कि उस लेक्चर को किए बगैर आज के डायग्राम्स में आपको कुछ कंफ्यूजन हो जाए, तो डायग्रामेटिकल कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इट इज बेटर कि आप एक बार लेक्चर नंबर 13 जरूर देख लें, उसके बाद आगे आए. और अगर आप लेक्चर नंबर 13 देख चुके हैं तो वेलकम टू द क्लास टुडे और स्टार्ट करते हैं. सो वी आर हैविंग अ चार्ज, अ पॉइंट चार्ज. अब देखो कूलम्स लॉ प्रूव कर रहा है तो पॉइंट चार्ज ही होंगे ना. वी आर हैविंग अ पॉइंट चार्ज Q नॉट एंड इट इज सराउंडेड या इट इज एनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फीयर. ये एक गॉसियन स्फीयर है. So it is surrounded symmetrically by a Gaussian sphere such that ये चार्ज Q नॉट ना इसके सेंटर पे है, O पे, Gaussian sphere के सेंटर पे. Let the radius of the Gaussian sphere is r
Let the radius of the Gaussian sphere is r. Now let there be a point P at the surface of the Gaussian sphere where we have a very small area surrounding the point P. ds. The area is ds and its direction is given as vector ds. ये इसका डायरेक्शन है वेक्टर ds. The direction of the area is always perpendicular to the surface, and for a closed surface the direction is perpendicularly outward या normally outward. ये इसका डायरेक्शन हो गया. Now the electric field at point P due to the charge q naught over here, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ charge q naught ही है ना. The electric field at point P due to the charge q naught is E, and it is directed perpendicularly outward from the surface and away from the charge. Charge से तो away लग रहा है क्यों? Because the charge we have considered is positive. Positive charge हमने consider किया है और ये उसका electric field है. This is the electric field. The angle between the vector E and the vector ds is 0 as they are both along the same line. They are both radially outward. So angle between E and ds is theta, which is 0 degree. ये हमारा डायग्राम और उसकी एक्सप्लेनेशन एज अ थ्योरी लिख सकते हैं जो मैंने बोला है. आप इसको वीडियो को पॉज करके दोबारा सुनकर इसको एज अ थ्योरी यहाँ पर लिख लो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये थ्योरी आपके डेरिवेशन में होनी चाहिए. Now we are in a position to use Gauss theorem. अब हम Gauss theorem लगा सकते हैं ना. देखो आपको मैंने बताया था कि ये चीजें अगर आपके डायग्राम में आ जाए तो फिर आप Gauss theorem लगाकर आगे बढ़ सकते हो. कितनी चीजें? सबसे पहले Gaussian sphere जिसमें सिमेट्रिकली एक चार्ज एनक्लोज करेंगे, फिर उस स्फीयर के ऊपर P पॉइंट होगा, फिर उस P पॉइंट के चारों तरफ एक छोटा सा एरिया मार्क करेंगे और उस एरिया का वेक्टर शो करेंगे. उसी पॉइंट पर जो चार्ज आपके पास यहाँ डायग्राम में है उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करेंगे विद इट्स डायरेक्शन और वेक्टर E एंड वेक्टर ds के बीच का एंगल नोट करेंगे. ये सब चीजें आ गई हैं. नाउ आई कैन यूज Gauss theorem. यूजिंग Gauss theorem यूज करेंगे तो व्हाट कैन आई राइट? आई कैन से दैट E डॉट ds का इंटीग्रेशन, इसी को क्या बोलते हैं? फ्लक्स, इज गिवन एज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड. एंड व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड ओवर हियर? q नॉट. ये मेरा Gauss theorem. दिस इज द Gauss theorem. तो E डॉट ds का इंटीग्रेशन, एंड दिस इंटीग्रेशन इज फॉर क्लोज्ड सरफेस. Gauss theorem तो हमेशा क्लोज्ड सरफेस पे लगता है ना. इसी को 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड. अब मैं यहां से आगे बढ़ सकता हूं. नेक्स्ट स्टेप E डॉट ds को सॉल्व करना. A डॉट b क्या होता है? A डॉट b इज ab cos थीटा. A डॉट b इज ab cos थीटा. तो E डॉट ds क्या होगा? E ds cos थीटा होगा ना. एंड व्हाट इज थीटा ओवर हियर? इट इज 0 डिग्री. तो A डॉट ds हो जाएगा EDS cos 0 is equals to 1 upon epsilon of times the charge enclosed which is q naught. Next step, अगले स्टेप को देखो ध्यान से. cos 0 को 1 करेंगे हम यहाँ पर. cos 0 को 1 कर लेते हैं. तो cos 0 को 1 लिखूंगा तो अगला स्टेप हो जाएगा EDS is equals to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed. अब आपको चेक करना है कि ये EDS कैसे सॉल्व होगा. यहाँ पर ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है हमको. ध्यान से देखो, क्या EDS में E का वैल्यू जो भी है क्या वो कांस्टेंट है? यहाँ पर क्या वो कांस्टेंट हो सकता है? देखो ध्यान से, ये हमें पता चलेगा कि अगर हम इस P पॉइंट को कहीं पर भी दूसरी जगह मार्क करें, सपोज यहां पर अगर मेरा P पॉइंट होता तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर भी उतनी होती इस चार्ज से? जो चार्ज है क्यों? बिल्कुल डेफिनेटली उतनी होती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज इट डिपेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज
charge. It depends on the amount of the charge and the distance from the charge. तो क्या distance from the charge change हुआ? नहीं हुआ. क्या चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं हुआ. तो P पॉइंट की पोजीशन अगर मैं चेंज करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, whether the P point is at this point या at any other point on this surface. जब तक P पॉइंट इस सरफेस पर रहेगा तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड because of this charge is not changing. अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर ला सकता हूं, और जैसे ही ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा हमारा काम बहुत बहुत आसान हो जाता है. अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है? इंटीग्रेशन ऑफ द वेरी वेरी स्मॉल सरफेस एरिया ds and which is a part of a sphere. Integration of a very very small surface area ds which is a part of a sphere. ये मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था. सपोज ये पूरा का पूरा एक स्फीयर है, ये गॉसियन स्फीयर, और इस गॉसियन स्फीयर पे मान लो ये एक छोटा सा पॉइंट, ये एक पॉइंट है P जिसके चारों ओर हमने एक ये छोटा सा सरफेस एज्यूम करा है जिसका एरिया है ds. इसका एरिया ds है और इसका वेक्टर है लाइक दिस ds वेक्टर, इट इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस, है ना. अब ऐसे छोटे छोटे एरिया ये सारे आप छोटे छोटे एरिया मान लो इस स्फीयर के, ये सारे छोटे छोटे एरिया जब ऐड हो जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर मिल जाएगा ना. कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर जिसका रेडियस r है, उसका कंप्लीट सरफेस एरिया कितना होता है? उसका कंप्लीट सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर. मैंने आपको पहले भी बोला है, ये 9th और 10th क्लास की मैथमेटिक्स है. सिर्फ 9th और 10th क्लास की मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन में हमने सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स, वो स्फीयर हो, वो कोन हो, वो सिलेंडर हो या और भी कोई फिगर हो, सबके सरफेस एरिया, सबके वॉल्यूम हमने फॉर्मूले याद किए थे ना. वो रिक्वायरमेंट है बच्चों, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट. अगर आपको वो याद नहीं है तो वो याद करने पड़ेंगे. पहले 9th-10th की मैथ की किताब जाकर खोल लो और एक बार ये फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लो. रिवाइज क्या कर लो? उनको याद कर लो, उनको अपने माइंड में बिठा लो. उनके बिना फिजिक्स में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो ये हो गया मेरा E इंटू ds का इंटीग्रेशन जब सॉल्व करेंगे तो I will get 4 पाई r स्क्वायर. मतलब ये छोटा सा एरिया है एक स्फीयर का, तो उसका टोटल एरिया इंटीग्रेशन क्या देता है? टोटल सम देता है. 4 पाई r स्क्वायर हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड. मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? अभी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आने वाला है ये 4 पाई r स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे. जैसे ही मैं 4 पाई r स्क्वायर को नीचे लेकर जाऊंगा तो 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, और पहले से यहाँ पर कुछ लिखा है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय q नॉट. इसको थोड़ा सा अरेंज करो, देखो क्या बन जाएगा. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक जगह लिख लो क्योंकि इसकी वैल्यू हमें याद है 9 into 10 to the power 9. q नॉट अपॉन r स्क्वायर को भी मैंने लिख लिया है. This is the value of the electric field at point P due to the charge q naught. This is magnitude of electric field at point P due to point charge. Due to point charge q naught which is at a distance r, है ना, r डिस्टेंस पर है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन अभी यहाँ पर मिल गई है. बट हमें क्या करना है? हमें तो कूलम्ब लॉ प्रूव करना है, और कूलम्ब लॉ में होते हैं दो चार्जेस. अब देखो आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि कूलम्ब लॉ में दो चार्जेस होते हैं. तो अब मैं यहाँ पर एज्यूम करूंगा कि आई एम हैविंग अनदर चार्ज, और वो दूसरा चार्ज यहां पर है, इसी पॉइंट P पर है. यहां पर एक और चार्ज, एंड द वैल्यू ऑफ दैट चार्ज इज q, और ये भी पॉइंट चार्ज है क्योंकि कूलम्ब लॉ पॉइंट चार्ज पर लगता है. लेट देयर बी अनदर पॉइंट चार्ज q नॉट
लेट देयर बी अनदर पॉइंट चार्ज q, हाँ इसको q मानेंगे, लेट देयर बी अनदर पॉइंट चार्ज q प्लेस्ड एट पॉइंट P, उसको P पॉइंट पर रख दिया है, मतलब वो रेस्ट पर है। अब देखो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, दिस Q चार्ज इज इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये E फील्ड में आ चुका है एज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is E, इलेक्ट्रिक फील्ड E है वहां पर, so it experiences electrostatic force, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी which is given as electrostatic force which is given as, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर कोई चार्ज Q E फील्ड में रखोगे तो उसे फोर्स मिलेगी QE and the charge is positive, suppose ये चार्ज भी पॉजिटिव है, the force acts along the direction of the field, वो फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में ही लगती है, तो F फोर्स मिल गई उसको फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये P पॉइंट है, P पॉइंट पर इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है और P पॉइंट पर ही मैंने रख दिया है एक प्लस Q चार्ज, तो उस प्लस Q चार्ज को जो फोर्स मिलेगी वो मिलेगी इसी डायरेक्शन में F, उस F का मैग्नीट्यूड ये रहा, कैसे आया भाई, यहां पर E की वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन 1 लगा दीजिए, तो Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और इस Q को यहां ले जाकर लिखोगे तो वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन तो जाना पहचाना है, यही तो कूलम्स लॉ है, तो कूलम्स लॉ प्रूव, कूलम्स लॉ प्रूव, देखो कितने आसानी से कूलम्स लॉ को हमने प्रूव कर लिया है। क्या यूज करा कूलम्स लॉ को प्रूव करने के लिए, हमने यूज करा गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का पहला स्टेटमेंट लिखा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा अकॉर्डिंग टू द डायग्राम और उसको सॉल्व करा। गॉस थ्योरम में कौन सा पार्ट सॉल्व करना होगा बच्चों, गॉस थ्योरम में आपको सॉल्व करना होगा ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, इसको सॉल्व करा हमने धीरे धीरे, इसको सॉल्व करने के बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम एक और चार्ज लाकर रख दोगे तो उस चार्ज पे फोर्स लगेगी QE, और वो फोर्स को E की वैल्यू रखकर यहां पर देखा तो वो फोर्स वही फोर्स है जो कूलम्स लॉ में बताता है, तो इट मींस कूलम्स लॉ तो प्रूव हो चुका है। याद रखना बस कि इसको इसमें क्योंकि आपको कूलम्स लॉ प्रूव करना है तो आपके दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए और दोनों चार्जेस रेस्ट पर रहने चाहिए। ओके, तो दिस इज व्हाट कूलम्स लॉ सेज। कूलम्स लॉ तो यही बोलता है द फोर्स between the two charges at rest which are point charges separated by a distance r is product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance, and if they are placed in free space, हमने इसे कुछ कहां माना है in free space, and if they are placed in free space then the force is given by 1/4 pi epsilon naught q naught upon r square। यहां पर वीडियो को पॉज कीजिए और इस डेरिवेशन के नोट्स कंप्लीट कर लें आप अपने रजिस्टर में, विदाउट नोट्स नो क्लासेस, ये बिल्कुल अपना रूल बना लो, नोट्स नहीं बनाएंगे तो क्लास भी नहीं देखेंगे, क्लास भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए और बढ़ते हैं आगे, फिर इस लेक्चर में आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ आएंगे। आई होप नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं, कोई डाउट तो रहा नहीं होगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आ गई है, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो। सबसे पहला काम होता है, क्योंकि रिपीट क्यों कर रहा हूँ ये भी सुनो, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ 5 एप्लीकेशन हैं, पांचों के पांचों एप्लीकेशन ऐसे ही सोल्व होने हैं, तो इसको फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहला काम गॉसियन स्फीयर बना लो या गॉसियन सरफेस बना लो, उसका कोई भी शेप हो सकता है जिसके अंदर चार्ज एनक्लोज होगा। फिर उस स्फीयर पर कहीं पर भी एक P पॉइंट मार्क करो,
क्योंकि इस सरफेस ने सिमेट्रिकली चार्ज को एनक्लोज करा है। तो ये पी पॉइंट होगा, ये पी पॉइंट भी हमारे चार्ज के लिए सिमेट्रिकल होगा। कहीं पर भी मार्क करोगे वो एट अ डिस्टेंस आर ही तो रहेगा। फिर उस पी पॉइंट पर आपको क्या करना है, उस पी पॉइंट पर आपको छोटा सा एरिया सराउंड करा लेना है। सराउंडिंग द पॉइंट पी छोटा सा एरिया डीएस मार्क करो, उसका वेक्टर डायरेक्शन मार्क करो। उसी पॉइंट पी पर जो हमने चार्ज लिया था उसकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करो। इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच का एंगल नोट करो और गॉस थ्योरम का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो और आगे बढ़ जाओ। A डॉट ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज। याद रखना ये चार्ज एनक्लोज होता है, इसको मत भूलना। ये q नोट जो है ये क्या होगा, चार्ज एनक्लोज, इसमें कोई और सा चार्ज मत लिखते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये ड्यू टू ऑल द चार्जेस होता है, ये मैंने आपको गॉस थ्योरम वाली क्लास में भी बताया था। ओके, आगे बढ़ना है। अब क्या सॉल्व करना है, इसमें आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना होता है। इधर कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और चार्ज एनक्लोज लिखा है तो इधर तो कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला। ये पार्ट सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि एंगल 0 है। तो E डॉट ds E ds cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाता है, cos 0 को 1 लिखा। आगे बढ़े, पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं पर भी अगर ये कोई पॉइंट होता चाहे इसको यहां मार्क करता, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं बदलती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से बाहर लाया जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा ये क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एरिया ऑफ द गॉसियन स्फीयर और उसका इंटीग्रेशन करोगे तो मतलब टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर लिखना है। फॉर्मूला याद है 9th 10th की मैथमेटिक्स मेंसुरेशन से लिखा और अरेंज करा ई का आंसर। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दूसरा चार्ज रखोगे तो उस पर लगने वाली फोर्स क्यू ई, वैल्यू लगाई ई की, पता चला कूलम्ब्स लॉ का आंसर आ गया, तो कूलम्ब्स लॉ प्रूव हो गया। दिस इज ऑल। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट एप्लीकेशन अभी हमें आज कर लेना है एक और एप्लीकेशन। और वो एप्लीकेशन क्या है, द एप्लीकेशन इज, आप ऑलरेडी कर चुके हैं हमारा टॉपिक, लेकिन फिर से इस टॉपिक को मुझे करना है आज गॉस थ्योरम लगाकर। एंड द टॉपिक इज, सेकंड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a point charge। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम यूज करो, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। क्या आप खुद कर सकते हैं? ये आपको खुद करना है। द क्लास इज ओवर, क्लास आज की ओवर हो चुकी है, ये आपको खुद ट्राई करना है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय। क्या कह रहे हैं, मैं ही करा दूं? चलिए देख बेटा, ऑलरेडी बोर्ड पर है, आप ध्यान से देखो। अगर ये टॉपिक सिर्फ यहां से यहां तक लिखोगे तो टॉपिक कंप्लीट है, टॉपिक इज कंप्लीट। डायग्राम में क्या चेंज करना है, डायग्राम में कुछ भी तो चेंज नहीं करना, बस ये वाला चार्ज हटा दो यहां से। इस चार्ज की रिक्वायरमेंट कहां पर थी, इस चार्ज की रिक्वायरमेंट थी जब आपको कूलम्ब्स लॉ प्रूव करना था तब। अब कूलम्ब्स लॉ थोड़ी ना प्रूव करना है, कूलम्ब्स लॉ प्रूव नहीं करना, इसको रख कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा है, इसको रख कर दिया। कूलम्ब्स लॉ प्रूव नहीं करना, ये सब एक्स्ट्रा है, इसको भी हटा दें। ये अब जो आपके बोर्ड पर बचा वो इस हेडिंग का आंसर है, इस हेडिंग का पूरा डेरिवेशन। देखिए ध्यान से, मेरे पास कोई चार्ज है क्यू नॉट, मुझे पता करना है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर। तो मैं क्या करूं, जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है उस पॉइंट से पास होने वाला कोई गॉसियन सरफेस बना लो। ऐसा गॉसियन सरफेस जो मेरे चार्ज को सिमेट्रिकली एनक्लोज कर ले। तो एक पॉइंट चार्ज लिया है, एक पॉइंट चार्ज को सिमेट्रिकली एनक्लोज करेगा स्फीयर। याद कर लो इस चीज को, पॉइंट चार्ज अगर है तो उसको सिमेट्रिकली बंद करेगा स्फीयर, और वो स्फीयर उस पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। वो स्फीयर, वो गॉसियन सरफेस कहां से पास कराना है, उस पॉइंट से पास कराना है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो गॉसियन सरफेस बनाने के दो कंडीशंस होंगे, एक तो इसको उस पॉइंट से पास करवाओ जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, दूसरा ये सरफेस आपके चार्ज को एनक्लोज कर ले सिमेट्रिकली। ये दो कंडीशंस आपके होने चाहिए। इन दो कंडीशंस का ध्यान रखो जब भी आपको गॉसियन सरफेस बनाना हो। गॉसियन सरफेस
के दो कंडीशंस। क्या है वो कंडीशंस? नंबर 1, पहला कंडीशन, इट मस्ट पास थ्रू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको हम पॉइंट पी लेते हैं, पॉइंट पी ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करना है, वहां से वैसे पास होना ही पड़ेगा। एंड सेकेंड, it should enclose the charge symmetrically, वो चार्ज को सिमेट्रिकली एनक्लोज कर ले। इस पॉइंट की वजह से हमारा ये वाला पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ ds बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, ये वाला सॉल्यूशन इजी हो जाता है। ओके, तो व्हाट आर द टू कंडीशंस फॉर ड्राइंग अ गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस बनाने के दो कंडीशंस, पहला कि वो उस पॉइंट से जरूर पास होना चाहिए जिस पॉइंट पर तुम्हें अपने ऑब्जर्वेशन करने हैं, जहां पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और दूसरा वो उस पॉइंट से जरूर पास, और दूसरा वो उस चार्ज को, जो भी चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, उस चार्ज को सिमेट्रिकली एनक्लोज करेगा। ऐसा आपको गॉसियन सरफेस बनाना है। तो ये गॉसियन सरफेस मैंने बना लिया। गॉसियन सरफेस बनाने के बाद सारे पॉइंट्स, सारे कंडीशंस मार्क कर लिए। पी पॉइंट पर छोटा सा एरिया लगाया, उसका वेक्टर मार्क करा, पी पॉइंट पर ही इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मार्क करा, चेक करा इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, गॉस थ्योरम लगाया और सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या है? दिस इज द आंसर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। यही तो लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। याद है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी हुआ करता था। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, so the graph is like this। इस तरीके का ग्राफ होता था। ये ग्राफ भी आप यहाँ पर बनाएंगे। ध्यान रखें, ये ग्राफ ना तो इस वाली एक्सिस को टच करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाली को, और ना ही डिस्टेंस वाली एक्सिस को टच करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस ग्राफ का। So with this we have completed two applications of Gauss theorem today। दो एप्लीकेशंस कंप्लीट कर लिए हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले डेरिवेशंस, अगले एप्लीकेशंस करने वाले हैं गॉस थ्योरम के। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।